गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और केमिस्ट्री सीरीज के अगले वीडियो को हम पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में जो पिछला टॉपिक हमने छोड़ा था वहीं से आगे को करते हैं। पहले देखो, एक चीज पिछली वीडियो में रह गई थी, उसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, देखो पिछली वीडियो में हमने फैराडे के नियम पढ़े थे। फैराडे के वैद्युत या विद्युत अपघटनी के नियम, अपघटनी के नियम ये हम पढ़ रहे थे। हमने बताया था भाई कि फैराडे ने विद्युत अपघटन से संबंधित बातों का अध्ययन करके दो नियम प्रस्तावित किए थे, लेकिन इसमें से केवल एक ही नियम कल पढ़ा था, दूसरा नियम आज पढ़ लेते हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पहला नियम क्या था, फिर उससे आगे की चीजें हैं दूसरे नियम में। जैसे कल हमने पढ़ा था, अगर आपके पास कोई विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं भाई, और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसी बैटरी से जुड़े होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड किसी बैटरी से जुड़े होते हैं। मान लो ये प्लस का है और ये माइनस का, और इसमें विद्युत धारा या विद्युत की मात्रा कितनी प्रवाहित की जा रही है, क्यू। क्यू क्या है? इस विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा, और विद्युत प्रवाहित करने पर ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर या इस छड़ पर कितनी विद्युत की मात्रा निक्षेपित होती है, तो W मानकर चल रहे हैं। W पदार्थ की मात्रा, जो विद्युत अपघट्य है उसकी मात्रा निक्षेपित होती है। कल मैंने बताया था आपको कि जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो जो विद्युत अपघट्य होता है वो इलेक्ट्रोडों पर आकर जम जाता है, तो उसकी मात्रा कितनी मानी हमने, W। और ये किस में ले रहे थे भाई, हम ग्राम में, और विद्युत की मात्रा किस में ले रहे थे, कूलाम में। तो फैराडे ने अपने पहले नियम में क्या बताया, इन्होंने ये बताया अगर कोई विद्युत अपघटनी प्रक्रम होता है तो उसमें इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थों की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये था पहला नियम, फैराडे का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। देखो, दूसरा नियम बहुत ही आसान है। अगर विद्युत अपघटनी सेल एक से ज्यादा लिए जाएं, विद्युत अपघटनी सेल एक से ज्यादा लिए जाएं, कैसे? अगर एक सेल ये है, दूसरा सेल एक और लिया हमने, दूसरा एक सेल और लिया, इसमें भी दो इलेक्ट्रोड लगाए भाई हमने, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में हम देखेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो देखो, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक साथ हमने जोड़ दिया, ये प्लस का है तो ये निगेटिव होगा, और ये वाला पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया। फिर ये वाला जो है इसे हमने बैटरी के निगेटिव सिरा मान लिया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसे हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो एक से अधिक वैद्युत अपघट्य हो गए। इसमें जो वैद्युत अपघट्य लिया है उसका तुल्यांकी भार माना हमने E1, और इसमें जो वैद्युत अपघट्य लिया होगा उसका तुल्यांकी भार माना हमने E2। उसका तुल्यांकी भार आप जानते हैं, जब हमने विलयन वाला चैप्टर पढ़ा था सॉल्यूशन, तब मैंने आपको बताया था कि तुल्यांकी भार क्या होता है। किसी भी पदार्थ के अणु भार को यदि स्मॉल n से डिवाइड कर दिया जाए, यदि स्मॉल n से डिवाइड कर दिया जाए, तब क्या निकल कर आता है, उसका तुल्यांकी भार। तो इतना आप याद रख सकते हैं। अब देखो, जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित करा हमने, जैसे ही इसमें करंट प्रवाहित करा, तो इस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हुई, पहले वाले पदार्थ में जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हुई उसे W1 मान लिया हमने, और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हुई उसे W2 मान लिया। तो आपके फैराडे ने क्या बताया था, देखो पूरी लैंग्वेज में आपको पढ़कर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने। यदि एक से अधिक या भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए, Q ही इसमें प्रवाहित की जा रही है और Q ही इसमें, याद रखें, फिर रिपीट कर रहा हूं, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थों की मात्रा, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा और इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा
उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, W1 इज प्रोपोर्शनल टू E1, और इसके लिए क्या हो जाएगा, W2 इज प्रोपोर्शनल टू E2। ये बताया है फैराडे ने दूसरे नियम में। तो इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। तो ये है फैराडे का दूसरा नियम। तो इतनी ही बात है, और आगे से एक निष्कर्ष भी निकलेगा, हम पढ़ेंगे भी, फिर एक बार रिपीट करेंगे इसके दूसरे नियम को। तो इतना आप याद रख सकते हैं। देखो वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर वीडियो लास्ट में पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा, और अपने जितने भी मित्र हैं पढ़ने वाले उन सभी को शेयर जरूर कर दें भाई, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या और भी कोई संसाधन या मैसेंजर के माध्यम से। उन्हें बताएं जरूर कि इस प्रकार से ये क्लासें चल रही है भाई, और एक आध दिन में या आज से या कल से जो फिजिक्स है, फिजिक्स की क्लासें भी इस चैनल पर चलेगी। क्लियर है भाई? तो आप शेयर जरूर करना वीडियो को, चाहे 1 सेकंड रोक कर शेयर कर सकते हैं आप। तो देखते हैं इससे आगे और क्या क्या हमें पढ़ना है। इससे आगे देखो, पिछला वीडियो जहां पर हमने खत्म किया था उसमें हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? देखो वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं, जहां पर छोड़ा था सेल के बारे में पढ़ रहे थे। और मुख्य रूप से हमने बात की थी, मुख्य रूप से किस प्रकार का सेल पढ़ रहे थे भाई? विद्युत अपघटनी सेल। कैसे सेल पढ़ रहे थे? विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने देखा था ये सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये सेल जो विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे थे हम, कौन से सेल? विद्युत रासायनिक सेल। और ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल, और दूसरे हमने पढ़े थे गैल्वेनी या फिर वोल्टीय सेल। और हमने देखा भी था भाई गैल्वेनी या वोल्टीय सेल के कुछ उदाहरण हमने देखे थे। जैसे हमने डैनियल सेल देखा था, डैनियल सेल देखा था, हमने शुष्क सेल देखा था, हमने बैटरी देखी थी। ये सब किसके उदाहरण थे? मुख्य रूप से आपके गैल्वेनी या वोल्टीय सेल के उदाहरण थे। और इनमें से देखो इसे पढ़ने जा रहे हैं, डैनियल सेल की बात हमने कल कर ली थी भाई, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शुष्क सेल को। तो देखो शुष्क सेल क्या होता है, यहां से वन लाइन क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला तो शुष्क सेल एक प्रकार का कैसा सेल होगा? गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल होगा। क्लियर है? और कल मैंने आपको यह बताया भी था भाई, शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है। कैसा होता है भाई? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल कैसे होते हैं? वे सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः चार्ज करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, वैसे सेल क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहलाते हैं। तो शुष्क सेल एक प्रकार का कैसा है? प्राथमिक सेल, जिसे केवल आप एक बार प्रयोग कर सकते हैं, दूसरी बार प्रयोग में नहीं ला सकते। तो देखो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें हैं जो पूछी जाती हैं। शुष्क सेल में मुख्य रूप से लेड, शुष्क सेल में मुख्य रूप से जिंक और कार्बन प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए इसे जिंक कार्बन, जिंक कार्बन शुष्क सेल के नाम से भी जानते हैं। जिंक कार्बन शुष्क सेल के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे तो डायरेक्ट आपका शुष्क सेल लिखा हुआ है या फिर जिंक कार्बन शुष्क सेल लिखा हुआ है। इसकी खोज या इसका जो निर्माण किया था जी लैग्रांजे ने किया था, जी लैग्रांजे ने किया था। और इसीलिए इसे 1868 में किया था भाई। 1868 में शुष्क सेल की खोज किसने की थी? जी लैग्रांजे ने की थी। इसीलिए इसे लैग्रांजे सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे चाहे लैग्रांजे सेल की बात करें, जिंक कार्बन शुष्क सेल की बात करें या शुष्क सेल की, सभी का मतलब एक ही होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है, जैसे आप लिख सकते हैं भाई, जो टॉर्च होती हैं, टॉर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेडियो आया करते थे पहले, रेडियो में इसका प्रयोग होता है। जो खिलौने होते हैं, खिलौनों में इसका प्रयोग होता है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग होता है। तो ये कुछ संसाधन हैं, इनमें प्रयोग में लाए जाने वो निप्पो बैटरी वाला जो आता था भाई, अरे आप जानते होंगे निप्पो वाला जो सेल होता था,
टॉर्च में डलता था, रेडियो में डलता था, वो शुष्क सेल का ही उदाहरण है। और मैं आपको बताता भी हूं, देखो ये कैसे बनता था। आपने अगर कभी उसे तोड़ा हो तो बीच में काली काली डंडी निकलती थी उसमें, वो ग्रेफाइट होता था, जो कार्बन का एक अपर रूप है। देखो कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें जिंक का एक पात्र लिया जाता है, जिंक का एक पात्र लिया जाता है और ये एनोड का कार्य करता है। सही है। आपने अगर उसका कवर उतारा हो तो अंदर जैसे सिल्वर कलर होता है ना, सिल्वर कलर की एक डिब्बी होती थी, वाइट वाला निप्पो वाला पेपर उतारा हो तो उस पर एक सिल्वर कलर की या स्टील जैसी एक डिब्बी होती थी, तो वो यही है। और इसके बीच में एक काली काली छड़ लगी होती है। सही है। ये जो छड़ होती है ये ग्रेफाइट की होती है। किसकी होती है भाई? ग्रेफाइट की, जो कार्बन का एक अपर रूप है, इसीलिए जिंक कार्बन लिखा है इसे। जिंक और कार्बन के संयोग से बनता है। और ये जो छड़ है इसके चारों ओर मैंगनीज डाई ऑक्साइड होता है। क्या होता है भाई? मैंगनीज डाई ऑक्साइड। और इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में जो प्रयोग में लाया जाता है, वैद्युत अपघट्य के रूप में जो प्रयोग में लाते हैं वो लाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड। तो याद रखना है आपको, जो लैग्रांज सेल होता है या जिंक कार्बन शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और जब इसका आप प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होने लगती है और जब ये खत्म हो जाता है तो सेल से विद्युत उत्पन्न होना बंद हो जाता और इसे फिर दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार का होता है ये सेल। क्लियर है? तो कुछ भी चीज आपसे पूछे आप आसानी से बता सकते हैं भाई। और दूसरा सेल है सीसा संचायक सेल या संचायक सेल, जिसे आपने बैटरी कहा था। ये एक प्रकार की बैटरी होती है। क्लियर है भाई? तो हम अब इसे पढ़ने वाले हैं। हमने ये पढ़ लिया था कल, ये अब पढ़ लिया और अब बैटरी को देखते हैं। तो देखेंगे, देखो ये जो बैटरी होती है ये तो आप समझ गए होंगे कि बैटरी विद्युत अपघटनी सेल है या वोल्टीय सेल। तो कैसा सेल होगा? गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। तो इसमें हम कौन से प्रकार की पढ़ने वाले हैं? संचायक। देखेंगे, देखो आप ऐसे लिख सकते हैं संचायक सेल, संचायक सेल, या फिर इसे सीसा एसिड या लेड एसिड लिखते हैं। वैसे तो लेड एसिड संचायक सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लेड का और एसिड का प्रयोग किया जाता है। लेड का और एसिड का आप देख सकते हैं। इसे जो बनाया जाता है इसमें मुख्य रूप से लेड यानी कि सीसा और एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो बैटरियां होती हैं बैटरियों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है। आप याद रखेंगे मुख्य रूप से कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक। इसकी बनावट कैसी होती है? देखो मैं आपको बता देता हूं। एक बड़ा सा बॉक्स होता है और इसमें लेड की बहुत सारी प्लेटें होती हैं। लेड की बहुत सारी प्लेटें होती हैं और इन प्लेटों के बीच में ये अम्ल भरा होता है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तार निकला होता है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो याद रखेंगे सीसा संचायक सेल या लेड संचायक सेल कुछ और नहीं है, ये मुख्य रूप से बैटरी होती है। और बैटरी मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार की द्वितीयक या फिर गौड़ सेल है, जिसे एक बार प्रयोग में लाने के पश्चात दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। क्लियर है भाई? ये वाली बात आपको आसानी से याद हो पा रही होगी। तो याद रखना, जो सीसा संचायक सेल होता है एक प्रकार की बैटरी होती है और ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है। क्लियर है? देखेंगे, देखो इसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं निकल कैडमियम सेल। तो देखो अगर ये सेल बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, अगर आपको अधिक कार्य क्षमता वाले सेल चाहिए, अगर आपको अधिक मतलब बहुत लंबे समय तक जो कार्य कर सकें ऐसी कार्य क्षमता वाले अगर सेल चाहिए
तो वो सेल होते हैं निकेल कैडमियम सेल। निकेल और कैडमियम, उनमें निकेल धातु और कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनरली इन सेलों का यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे, और हर कोई व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसीलिए इनका प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता। एक और होता है मरकरी सेल, एक और होता है मरकरी सेल, तो इसे भी याद रख सकते हैं, Hg सेल कहते हैं इसे, मरकरी सेल या Hg सेल। इसका प्रयोग कहां होता है? जहां पर हमें विद्युत ऊर्जा की बहुत कम आवश्यकता हो, बहुत कम आवश्यकता हो। जैसे जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई, सही है। जैसे श्रवण मशीन जो होती है, अरे हियरिंग मशीन, कानों की सुनने वाली जो मशीन होती है, उस मशीन में जो बैटरी लगी होती है वो इसी प्रकार की लगी होती है। तो याद रखेंगे, मरकरी सेल मुख्य रूप से घड़ी और श्रवण मशीनों में जहां पर कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां पर इसी सेल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है भाई? तो आप इस बात को याद रखेंगे थोड़ा सा। अगला देखो, एक सेल और देखते हैं हम, लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल, ये जनरली आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लिथियम आयन सेल, ये जो लिथियम आयन सेल होता है, मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां या मशीन वो होती हैं गाड़ियां भाई, 4 व्हीलर या 3 व्हीलर या 2 व्हीलर, जो गाड़ियां होती हैं उनमें प्रयोग में लाई जाती है, सही है। जो चार्जिंग वाली मशीन होती है, तो उनमें मुख्य रूप से इसी सेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखना, इसकी क्रिया विधि आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जटिल होती है भाई, आप नहीं समझ पाएंगे, डायरेक्ट याद रख लेना। लिथियम आयन सेल का प्रयोग मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिक मशीन होती हैं, चाहे मोटर गाड़ी हो चाहे स्कूटर हो, इस प्रकार की चीजों में प्रयोग में लाई जाती है। एक और याद रखना है आपको, ईंधन सेल, यहां से वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है। ईंधन सेल, पहली बात, इससे दो बातें समझेंगे। ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल है। कैसा सेल है भाई? गैल्वेनी सेल है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल। जबकि देखो, जो गाड़ियां होती हैं उन्हें तो दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, ये कैसा सेल होगा? द्वितीयक सेल। तो इसे आपको याद रखना है, ये जो प्राथमिक सेल है, इसका मतलब क्या है? इसे दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। ईंधन सेल होते क्या है वास्तव में, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझे भाई। ईंधन सेल इस प्रकार के सेल को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या फिर मेथेन गैस। ईंधन सेल इस प्रकार के सेल को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और मेथेन गैस का सीधा प्रयोग करके को अगर सीधे ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं आप, और उससे क्या बना लेते हैं भाई? विद्युत ऊर्जा, सही है। अगर इन सभी पदार्थों का ईंधन के रूप में प्रयोग करके आप सीधे उससे क्या बना रहे हैं? विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं, तो इस प्रकार के सेल को कहा जाता है ईंधन सेल। और ईंधन सेल में सबसे ज्यादा प्रमुख है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, सबसे ज्यादा इसी सेल का प्रयोग होता है। तो आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक प्रकार का ईंधन सेल है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के माध्यम से क्या बनाया जाता है भाई? विद्युत ऊर्जा को बनाया जाता है। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर से डाली जाती है, जैसे पिछले बैटरी में सब कुछ पहले से ही होता है भाई, लेकिन इसमें ईंधन बाहर से प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि बैटरी इतने लंबे समय तक नहीं चलती है, अगर इस सेल के अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बाहर से उसमें फिर प्रवेश करा देते हैं और फिर से सेल चालू हो जाता है। तो आप कह सकते हैं, अगर आपको बहुत लंबे समय तक किसी सेल को चलाना है तो उस सेल के रूप में आप किसे ले सकते हैं? ईंधन सेल। जब इसके अंदर का ईंधन खत्म हो जाए
तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, बाहर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रयोग। पहले रॉकेटों में इसी प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता था, और जब इसका प्रयोग किया जाता था तो ये आपस में अभिक्रिया करके जल बनाती हैं। तो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग इसी जल को पीने के रूप में प्रयोग कर लेते थे। पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, सही है, फिर उसी से उन्हें क्या मिल गया, ईंधन मतलब जल। तो अलग अलग जल उन्हें नहीं ले जाना पड़ता था, अभिक्रिया कराई, उससे ईंधन भी मिल गया आपको, और क्या मिल गया, जल। तो पहले रॉकेटों में ईंधन के रूप में इसी वाले सेल का प्रयोग किया जाता था। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इन सेलों के बारे में केवल इतना ही पढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, आप हेडिंग लिखें विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। देखो हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। अगर विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करा दी जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उसका अपघटन हो जाता है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं भाई, विद्युत अपघटन। तो इसके अनुप्रयोग हमें पढ़ने हैं, और आगे कुछ चीजों पर हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। अलग अलग चैप्टर हैं इसके अनुप्रयोग के, अलग अलग चैप्टर हैं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, फिर डिटेल में आगे पढ़ेंगे भाई हम, सही है। अनुप्रयोग का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का कहां कहां प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के तुल्यांकी भार की गणना करने में इसका प्रयोग होता है। कैसे, अभी आपने फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा, फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहीं से आप किसकी गणना कर सकते हैं भाई, तुल्यांकी भार की। सबसे पहला अनुप्रयोग यही है। दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे कि विद्युत अपघटन के माध्यम से हम इसका प्रयोग कहां करते हैं भाई, विद्युत लेपन में। कहां करते हैं, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रिक प्लेटिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्लेटिंग, सही है। ये क्या होता है, जो निम्न कोटि की धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहे पे एकदम जंग लग जाता है भाई, सही है। और भी होती हैं जो निम्न कोटि की धातु होती हैं, उन पर उन्हें या तो सुरक्षित करने के लिए, निम्न कोटि की धातु को या तो सुरक्षित करने के लिए, या फिर उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए उन पर बहुमूल्य धातु, जैसे सोने की, चांदी की, प्लेटिनम की, इनकी परतें चढ़ा दी जाती हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो निम्न कोटि की धातुएं होती हैं, या तो उन्हें सुरक्षित करने के लिए या बहुत ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उन पर उच्च कोटि के, हाई क्वालिटी के या पदार्थ जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनकी लेयर चढ़ा दी जाती है। और इस प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो देखी होगी भाई, उस पर सोने का पानी जो चढ़ा हुआ होता है, तो वो यही प्रक्रिया है, सही है। तो इस प्रक्रिया में भी किसका प्रयोग करते हैं हम, विद्युत अपघटन का। दूसरा है देखो अगला, इसके माध्यम से जो आपके मुद्रण, विद्युत मुद्रण में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखना, जो कॉलम बने होते हैं या ब्लॉक बने होते हैं मुद्रण के प्रोसेस में, जो ब्लॉक बने होते हैं, ब्लॉक बनाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, सही है। और एक दो अनुप्रयोग और हैं, उन्हें आप देखने ध्यान से देखो। एक अनुप्रयोग है जो धातु होती हैं, धातु के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सही है। जब हम धातु कर्म पढ़ेंगे तब देखेंगे भाई। तो धातुओं के शोधन में जैसे सोने का शोधन, प्योरिफिकेशन जो होता है, शोधन सोने का, चांदी का या फिर कॉपर का, इन धातुओं के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे। अगला अनुप्रयोग है धातु कर्म,
जिसे मेटलर्जी भी कहते हैं। मेटलर्जी या धातु कर्म क्या होता है? अयस्क से उस धातु को प्राप्त करना, किसी भी धातु के अयस्क से उस धातु को, ये पूरा चैप्टर है हमारे सिलेबस में, हम पढ़ेंगे आगे पूरे चैप्टर तो और क्लियर हो जाएगा। किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए भी इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोडियम धातु को इसी माध्यम से हम निकालते हैं अभी अयस्क से, पोटेशियम को, आपका मैग्नीशियम को, कैल्शियम को, एल्युमिनियम को, इन सभी धातुओं को मुख्य रूप से विद्युत अपघटन के माध्यम से ही उनके अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। तो आप याद रखेंगे। और कुछ पदार्थ हैं, पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म, इसके माध्यम से बनाया जाता है विद्युत अपघटन के माध्यम से। जैसे हेलोफॉर्म होता है, जैसे आयोडोफॉर्म होता है, आयोडोफॉर्म इसके माध्यम से बनाया जाता है। जैसे सोडा होता है, सोडा या फिर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इसके माध्यम से बनाया जाता है। एथेन, एथेन भी बना सकते हैं आप। जो एसिटिलीन होती है C2H2, उसे भी इस माध्यम से बना सकते हैं। तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें विद्युत अपघटन के माध्यम से बनाया जा सकता है। तो इतने सारे अनुप्रयोग इसके आप देख सकते हैं। क्लियर कर पा रहे हैं भाई? आगे चलकर इनकी डिटेल हमें पढ़नी है। जब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो विद्युत लेपन किस किस पदार्थ का किस किस पदार्थ पर हो सकता है, ये बात भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? तो मैं इसे रब कर देता हूं, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें भाई। आप शेयर नहीं करते हैं, गिने चुने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, जिन बच्चों को लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं भी मिल रहा है। तो इतना तो आप कर दें भी कम से कम। देखो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? जैसे अगला टॉपिक है आपका संक्षारण। संक्षारण क्या होता है भाई? संक्षारण, तो संक्षारण को आप समझे। देखो जो नमी की उपस्थिति में और जो वायु होती है, वायु में नमी की उपस्थिति में और जो अन्य रसायन होते हैं, अन्य रसायन की उपस्थिति में, अन्य रसायन की उपस्थिति में कुछ पदार्थों का धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। जैसे आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जंग लगना। तो जंग लगने का जो प्रोसेस है वो संक्षारण का ही प्रोसेस है। क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं कि संक्षारण का प्रोसेस क्या होता है। नमी की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ पदार्थ धीरे धीरे नष्ट होना शुरू कर देते हैं और नष्ट होने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण। वास्तव में डीके बोला जाता है इसे क्षय, धीरे धीरे क्षय होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे आप जानते हैं अगर लोहे का बहुत मोटा टुकड़ा नमी की और वायु की उपस्थिति में रख दिया जाए तो उस पर जंग लगने लगती है और धीरे धीरे टूट टूट कर वो गिरने लगता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? संक्षारण की प्रक्रिया। और यहां से क्वेश्चन भी आता है भाई, जंग लगने की क्रिया है तो जंग लगने की क्रिया क्या है? संक्षारण की क्रिया। और भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं इसे पूरा डिटेल में आपको बताता हूं तो आप ध्यान रखना। देखो जंग लगने की क्रिया क्या होती है? अगर लोहे को जो Fe होता है आप नमी युक्त वायु में रख दें, नमी युक्त वायु में, सही है, तो क्या होता है? उसकी सतह पर, जैसे लोहे का ये एक टुकड़ा है तो उसकी सतह पर जल की एक परत जम जाती है, जल की परत जम जाती है। और जब ये जल की परत जम जाती है तो इस पर बहुत सारी गैसें अवशोषित हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी गैसें खुल जाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो बहुत सारी गैस इसके द्वारा अवशोषित हो जाती हैं और अवशोषित होने के बाद जो जल है H2O, जल की चालकता बढ़ जाती है, जल की चालकता बढ़ जाती है और बढ़ने के पश्चात ये एक प्रकार का गैल्वेनी सेल बन जाता है। अब ये पूरा पदार्थ क्या बन गया? गैल्वेनी सेल। तो याद रखेंगे
गैल्वेनी सेल बन जाता है। तो आपको याद रखना है लोहे पर जंग लगने की क्रिया में कौन से सेल का निर्माण होता है, गैल्वेनी सेल का। पहला आंसर ये हो गया भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जंग लगने की क्रिया है, तो आपको याद रखना है जंग लगने की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। कैसी है भाई, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो आप याद रखेंगे दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका कि जंग लगने के फलस्वरूप लोहे का भार घटता है, वेट घटता है या बढ़ता है। तो याद रखेंगे जंग लगने पर लोहे का भार सदैव बढ़ता है, सदैव बढ़ता है। तो ये 2-3 बात आपको याद रखनी है। अब जंग लगती कैसे है, तो केमिकली मैं आपको नहीं समझा रहा अभी, अगर केमिकली समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बिल्कुल डायरेक्ट 2-3 लाइन बता रहा हूं, आप याद रखें। जैसे जो लोहा होता है वो जल के अपघटन से, देखो जल आप जानते हैं भाई 2 आयनों में टूटता है, H और OH-, सही है भाई। तो OH- इससे अभिक्रिया कर लेता है, इसके 2 आयन होते हैं, आपको मैं पीछे समझा चुका हूं। एक तो फेरस आयन होता है Fe+2 और दूसरा होता है फेरिक आयन। पहला फेरस आयन Fe+2, दूसरा होता है फेरिक आयन Fe+3। तो जो OH आयन है जल के, क्योंकि नमी अवशोषित हो गई है भाई, तो इससे अभिक्रिया करते हैं और फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इसका नाम है फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। फिर क्या होता है, ऑक्सीजन द्वारा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। अब किस में बदल गया, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो पहले फेरस हाइड्रोक्साइड बना, फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, अब ये जो है फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है भाई, Fe2O3.XH2O, और यही जंग होती है, यही क्या होती है, जंग। तो लोहे पर लगी जंग क्या होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मैं इसका हिंदी में भी नाम लिख देता हूं, वास्तव में जंग होती क्या है। तो आप याद रखना, देखो इधर लिखता हूं मैं इसका नाम, इधर लिख देता हूं, देखो जंग वास्तव में होती क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो यही जंग होती है भाई, सही है। हाइड्रेटेड लगाया जल के लिए और ये है फेरिक ऑक्साइड, को ही जंग कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जंग लगने का, और जंग लगने के फलस्वरूप धीरे धीरे लोहा क्या होता है, नष्ट होने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि संपूर्ण लोहा नष्ट हो जाता है। तो याद रखना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं इसीलिए ऑक्सीकरण की क्रिया है। पहले Fe था, Fe के साथ देखो इतना सारा पदार्थ और जुड़ गया, तो इतना सारा पदार्थ जुड़ने पर क्या वेट बढ़ेगा या घटेगा, तो आप खुद ही बता सकते हैं भाई। इतना सारा पदार्थ जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गए, जल जुड़ गया, तो वेट इंक्रीज ही तो होगा भाई। इसीलिए हमेशा जंग लगने की क्रिया में पदार्थ का या लोहे का भार इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी भाई। इससे अगले वीडियो में विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि सबसे पहले हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पहले। और ये चीजें बिल्कुल स्पेशल चीजें हैं भाई, हर कोई नहीं पढ़ाता। आप चाहे देख लें, किसी भी चैनल पर पढ़कर देख लें, ये चीजें सब नहीं पढ़ाते हैं, आसानी से आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, और मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो आप पढ़े भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्हें शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड हैं उन सभी को शेयर करें। थैंक यू।